इसका, ठीक है। एक कूलम्ब के दो बिंदु प्रतिकर्षण बल, विद्युत बल का मान कितना, 10 की घात, ठीक है। 10 की घात 9 कैसे बनेगा, 9 10 की घात 9 k की वैल्यू बचेगी। आपके पास है फॉर्मूला होता है बेटा f का k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दूरी कितनी तरह की, एक, तो आवेश भी कितने तरह के, एक, तो k का मान बस यहां पे एक एक रख दो सबकी जगह, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर k, यानी k का मान कितना होता है 9 10 की घात 9, ठीक है। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये बन जाएगा आंसर नंबर कौन सा आपके, बल, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा, मैंने भी सेम ऐसे ही करा बात समझ में आई। एक सेकंड देखो, क्यों आ गया मतलब आता है निम्न में से ध्रुवीय अणु कौन रहेगा बेटा, हां ठीक है, जो अलग हो सकते हैं। ध्रुवीय H2O बनेगा बेटा, क्या बनेगा, H2O, क्योंकि H2O जो है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगस्त का फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड देखो, इसमें आपके पास में ना, क्यों, क्योंकि बाकी को आप क्या नहीं कर सकते, पूरी तरह से ध्रुवित नहीं कर सकते, आयन नहीं बदल सकते, लेकिन H+ और H-, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे टूट जाता है, कौन, हाइड्रोलाइसिस का करते हैं तो H2O जो है ना इसमें टूट जाता है, किस किस में, H+ OH- में, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सर, सेकंड वाला का क्या हो जाएगा सर, ठीक है। अभी तक सही जा रहा है। थर्ड देखो, विद्युत बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो विद्युत बल का ये मैं बोला था ना, अब मैंने तुमसे बोला था कि बल जब दिख जाए, ऐसे बोलते हैं ना कि ऊर्जा जब दिख जाए जूल लिख दो, बल जब दिख जाए न्यूटन लिख दो, तो अधिकतर बच्चे ये करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था एकमात्र बल है जिसको क्या बोलते हैं अपन, विभवांतर या विभव बोलते हैं, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट बनेगा, किसका, विद्युत बल का, जिसको अपन शॉर्ट में विभव लिखते थे ना, विभव बल क्या होता है, इसका मात्रक, सर मेरी क्लास में सारे बच्चों ने न्यूटन लिखा है, वोल्ट, ये कौन सा मैं है, तो वोल्ट नहीं लिखा सर, वह आएगा इसका आंसर, है ना। चलो आगे देखो, थर्ड फोर्थ, एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पीयर धारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बताओ। NI होता है क्या, या 2 पाई r होता है, तार से दूर पे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होता है क्या, अरे तार से r दूरी पे कितना होता है, म्यू नॉट 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई है, ये हो गया, मतलब ये हो गया एक तरह से, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप, 4 पाई लिखना चाहो तो 4 पाई को इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा बेटा, इसको ऐसे लिखने से क्या होगा, 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो इसको, इसका बेटा तुम्हें पता है क्या होता है, 4 पाई 10 की घात -10 की घात -7 बनता है डायरेक्ट, क्या बनता है, इसको सोल्व कर दो, 2 इनटू इसको कट करने पे इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 की घात -7, समझिएगा। I का मान कितना रहेगा, 35 एम्पीयर, ठीक है, 35 रख दो, मिली वगैरह में कुछ भी नहीं तो नॉर्मल रख दो। r दूरी कितनी बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, ठीक है, तो 100 का भाग लगेगा, 100 का भाग लगना होता है 100 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो बताओ क्या बेटा, ये लो 10 बार कटा, ये 0 बटा 35 में एक घात कम हो जाएगी, 35 10 की घात -6 बचेगा, 10 की घात और कौन सा इसका ऑप्शन में है 3.5 10 की घात -5, ये वाला बच जाएगा। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये लोग कर सकते हो ना, करोगे, 10 से भाग दोगे इसमें तो ये 3.5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3.5, और ये माइनस की 6 घात, ये 1 घात इसमें ऐड होगी तो कितना बन जाएगा -5, ठीक है। क्या निकल रहा है आपसे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द, क्या हो जाएगा बेटा, द, कोई दिक्कत, रोकना तुम I स्क्वायर r, ये मैंने बोल दिया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, विद्युत शक्ति का सूत्र, ठीक है। क्या होता है इसमें से देखना पड़ेगा आपको, P = IR नहीं होता है, V = IR होता है, फर्स्ट सूत्र VIR, ये ओम नियम है। दूसरा वाले में इसने उल्टा लिख रखा है, P की जगह I हो रहा है, फोर्थ सा वाला है I स्क्वायर R, और P वाले में V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो I स्क्वायर R बनेगा क्या, हां कैसे बन रहा है देखो, सा वाला बनेगा, इसका क्यों बनेगा कि V = VI होता है ना, और V को क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, तो IR लिखते हैं, I स्क्वायर R बन जाएगा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, तो कौन सा वाला इसका, स वाला। ऐसे आपको सारे सूत्र याद, एक संपूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, द आ जाएगा इसका, है ना, 0 आया ना, और अर्ध चक्र में धारा का अधिकतम मान का √2, जैसे ध्यान रखो I नॉट अपॉन √2, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मैंने तुमको दिया था शायद एग्जाम में ना, किसके इक्वल होता है, 3 × 10 की घात प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के, ठीक है ना। ये जो वैल्यू बनती है ना बेटा, अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये किसके इक्वल होती है, c के, और c को क्या बोलते थे, प्रकाश का वेग, क्या बोलते हैं, और प्रकाश का वेग भी चलता है, प्रकाश कितने वेग से चलता है बेटा, c = 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा मैं बोल रहा हूं तुमसे, ऑप्शन ऐसे देगा कि जल्दबाजी में बच्चे गलत करते हैं, इसका स ऑप्शन दे रखा है -8, एक तो +8 दे रखा है, -8 दे रखा, दिख रहा है, स और पास में ऐसे एक डबल कांस्टेंट पूछा गया था सीबीएसई में, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.097 10 टू पावर प्लस का 7 होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपन पढ़ते हैं मोल नंबर, ठीक है ना, तो वहां पे +7 होती है, क्या होती है, +7 मीटर इनवर्स, और ये भी वैल्यू दे रखी थी दूसरे ऑप्शन में 1097 10 टू पावर -7 कर रखी थी। तो बच्चे जल्दबाजी में आगे की वैल्यू देख लेते हैं, ये पावर्स भूल जाते हैं, पावर्स कंफ्यूज करती है, इसलिए ध्यान रखना, प्रकाश की चाल हमेशा रहती प्लस में, मतलब 30 करोड़, कितने, तो इसको सोल्व करेंगे 30 करोड़ बनेगा, माइनस के आगे तो बहुत कम हो गया ना, समझ में आई बात, चले आगे।
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यदि y के सापेक्ष काज का अपवर्तन 3/2 तो काज के सापेक्ष y का उल्टा कर दो, ठीक है, 1/2 जाएगा ना, उल्टा कुछ ऐसे में, ठीक है। अपन ने पढ़ा है कि 7 दैट μ2 बनेगा, μ2 अपॉन μ1 है, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, ये μ2 जो है ये बन रहा है आपका इसमें μ2, क्या बन रहा है μ2। अगर इसको आप μ2 अपॉन 1 कर दो तो μ12 बन जाता है, यानी बन जाएगा μ1/μ2, ठीक है। ये कितना दे रखा था आपको 3/2, 3/2 का उल्टा कर दो यहाँ पे तो 2/3, कौन सा ऑप्शन है देखो 2/3 आपके अ वाला है इसमें, है ना, ये लो अ बच रहा था, अभी आ गया, बस सब आ गए। 9 देखो कितना है 100/40 16 है तुम्हारे, ये पैटर्न था पिछली बार भी। 8 के बाद 9, उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जो फोकस दूरी 40 पे है, तो 100/40 करना पड़ेगा बेटा। 2.5 उत्तल है, उत्तल की फोकस दूरी मैंने बोला लेंस हो चाहे दर्पण हो किसी लेनी प्लस में लेनी, धनात्मक लेनी, क्यों, क्योंकि उत्तल बनता है ऐसे सरफेस दर्पण में भी और उसमें लेंस में भी, तो इसके लिए जो फोकल लेंथ आती है यानी फोकस दूरी वो कहां लेती है राइट साइड में, यानी दाएं तरफ, और दाएं तरफ दूरी ऐसे लेते हैं प्लस में लेते हैं, चाहे पोल से लो यानी ध्रुव से या फिर ऑप्टिक सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से, हमेशा दूरी क्या आएगी धनात्मक आएगी, क्या आएगी धनात्मक, ठीक है, बात समझ आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे, बताओ इसको कट करो, क्योंकि सेंटीमीटर में ना तो इसका भाग लगेगा, इसका मतलब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 में 4 का भाग 5/2.5 प्लस में आ रहा है 2.5, डायरेक्टर कौन सा आंसर है देखो ब वाला है ना, आंसर इसका हो जाएगा ब। चलिए 10 क्वेश्चन है ना, बहुत हुए मतलब बच्चे ने ऐसे लगाया हुआ देखना 10 क्वेश्चन फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, हां बताओ ये वाला है बीटा का फॉर्मूला, ये ऐसा आंसर इसका है ना, सब वाला आएगा लैम्डा डी अपॉन डी। हां अब इसमें ना उल्टा सीधा करना है बेटा, कैपिटल डी स्मॉल डी का फर्क है, स्मॉल डी कैपिटल डी का फर्क है सिर्फ और सम है, ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको, सब वाला आ जाएगा, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बीटा। फ्रिंज चौड़ाई इसको बोलते थे ना, चाहे दीप्त फ्रिंजों के बीच में देखो या अधिकतों के बीच में देखो बराबर आती थी ना, तो इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, तो लैम्डा डी ऊपर आएगा, लैम्डा डी कैपिटल वाला, ये वाला लैम्डा डी क्या होता था स्मॉल डी, स्लिटों के बीच की दूरी होती थी, और ये वाला जो डी होता था कैपिटल डी क्या होता था केंद्र इससे स्लिटों से पर्दे के मध्य की दूरी होती थी, समझ आएगी। और लैम्डा क्या होता है उसकी तरंगदैर्घ्य जो भी प्रकाश है एक मंडली होगी, 11 फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र h न्यू होता है, न्यू बराबर c बटे लैम्डा होता है, तो c बटे लैम्डा द वाला सूत्र आएगा बेटा, इसमें कौन सा आएगा फोटॉन की ऊर्जा, आइंस्टीन समीकरण थी ना यार, ये प्लांक समीकरण, ठीक है, आइंस्टीन तो थी e बराबर mc2, प्लांक समीकरण क्या थी e बराबर h न्यू, था ना, फोटॉन की ऊर्जा किससे देते हैं h न्यू, ये अपन ने 11वें चैप्टर में पढ़ा है प्रकाश की वो प्रकृति वाले में, है ना, विकिरण वाले में, और 12वें में पढ़ा है वो बोर के स्पेक्ट्रम में, तो स्पेक्ट्रम में ये तो कितने e2 e1, फिर वहां पे रिडक्शन कांस्टेंट कहता है v, तो e h न्यू होता है, न्यू को लिखते हैं बेटा c बाय लैम्डा, क्या लिखते हैं न्यू का फॉर्मूला c बटे लैम्डा, प्रकाश का वेग बटे तरंगदैर्घ्य, तो e बराबर सूत्र कौन सा बन जाएगा, आप ऑप्शन से अगर मैच कराओगे तो न्यू की वैल्यू रख दो, सब वाला आंसर आपके पास आ रहा होगा, द वाला आ रहा है ना, क्या है इसमें द hc बटे लैम्डा, हां ds का आंसर है ना द वाला है इसमें, समझाएगा। अगला कौन सा 12 सीजियम परमाणु धातु, ठीक है, ले निरोधी में 3.04 उच्चतम गति ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा बताओ, फोटॉन ऊर्जा का की hc बाय लैम्डा, और इसमें 14 में थोड़ा डाउट है 12 वाले में यानी 12 में, ठीक है, इसमें 1.6 से गुणा होना चाहिए लेकिन वो नहीं रहा, ठीक है, इससे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अगला देखो 13 संगत प्राचल के लिए न्यूनतम मान क्या होना है प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण क्या होते थे, जिस एंगल से जिस कोण से वो अल्फा पार्टिकल को भेजे वो सीधी रेखा के साथ में x अक्ष के साथ में कितना कोण बनाते हैं वो होते थे उसके कौन से कोण प्रकीर्णन कोण, तो इसको न्यूनतम के लिए कितना होना चाहिए आपके पास में, वापस कितना आएगा 180 डिग्री पे, न्यूनतम के लिए यानी वापस से पास में पहुंचेगा ना, और पास वाला सबसे पास पहुंचता है वही तो वापस से अपने मार्ग पे क्या होता है, ठीक है, वापस से भेज दिया जाता है, तो इसको कितना एंगल बनता है यहाँ पे 180 180 डिग्री बनता है। हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम कक्षा की त्रिज्या 5.3 10 की घात -11 मीटर है, द्वितीय कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, द्वितीय कक्षा की ऊर्जा आपके पास में ना आगे की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला और उसके फॉर्मूला कहता है n2/z, तो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो z तो वही रहेगा, सिर्फ चेंज कौन होगा n का स्क्वायर, यानी दूसरी कक्षा बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है दूसरी, ठीक है, तो द्वितीय कक्षा यानी 2 रख दो, इनका मान तो 2 रखते क्या हो जाएगा 4, इसको 4 गुना कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है 2 पॉइंट, इसको सोल्व कर रहे हैं तो पॉइंट 2.12 आ रहा है, ठीक है, 2.12 आ रहा है कि किस पॉइंट द्वारा है 21 पॉइंट द्वारा है, ठीक है ना, इसको 2.12 बनाने के लिए फिर ऐसा काम किया अपन ने क्या कि 10 की घात -11 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये घात तो -10 रह जाएगी और ये भाग लगाओ कितना बन जाएगा 2.12 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2.12। आगे देखें दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 3 और 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, अच्छा बताओ कितना होगा, अपने पास संबंध क्या होता है r समानुपाती 1 की घात 1/3, ठीक है, अगर त्रिज्या का द्रव्यमान के साथ संबंध तो r समानुपाती 1 की घात 1/3, और अगर क्या है त्रिज्या दे रखी है द्रव्यमान द्रव्यमान त्रिज्या चाहिए, ठीक है, तो 1/3 कर दो,
और r अगर त्रिज्या ये चाहिए इसके साथ में 1/3 और द्रव्यमान चाहिए तो त्रिज्या का क्या कर दोगे 3 गुना। ऐसे करते हैं ना, क्योंकि ये पावर इधर जाओ तो क्या होगा 1/3 हो गई। चलो 1/3, तो इस संबंध से ये वाला निकालो r समानुपाती है 1/3। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि r पूछ रहा है और अपने को दे के रखी है द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। तो द्रव्यमान के दर का 3/81, 3 में 81 मतलब कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा 87, ए 27, ठीक है। अब इनका क्या होगा 1/3 लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा घात 1/2 का मतलब तो होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर मतलब वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल, ठीक है ना। इसका मतलब होता है रूट 2, स्क्वायर रूट किसी का भी रूट लगाना, ठीक है। और घात 1/3 का मतलब क्या होता है घनमूल। क्या होता है? घनमूल, ठीक है। इसके आगे मतलब रूट में 3 होगा, तो 1 का 1 ही होगा और 27 का क्या होगा 3, मतलब 3 को 3 बार गुणा करने पे 27 आता है, तो ये अनुपात 3 बन गया। अगला जो आपके पास में क्या रखा है, दाता अशुद्धि कौन सी है, यानी कौन सी दाता अशुद्धि होती है? डोनर। डोनर का मतलब जो देने वाला होता है, ठीक है। तो देने वाला होता है 5 15 वर्ग, ठीक है ना, जिसकी संख्या 5 होती है। और ऋणी कौन होता है 13 वर्ग, ठीक है। 13 वर्ग एल्यूमिनियम वगैरह आता है। 5 वर्ग में इसमें एल्यूमिनियम नहीं आएगा आपके पास में, ठीक है। बोरोन नहीं आएगा क्योंकि एल्यूमिनियम बोरोन उसी के होंगे। ऑर्सेनिक वाला आएगा, इंडियम आपके नहीं, ये 13वें का है। क्वेश्चन आया कहां से यार? कहां से? ये 14 का ना, दाता शुद्धि अर्धचालक होगा। ये किसका है? अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक नहीं, अर्धचालक नहीं थे क्या? भूल गया तो तुम लोग तो, अभी तो बोर्ड का पेपर होना बाकी है, इसे बोल तो क्यों बोल रहा है बीच में? देखो एक ट्रिक होती है आपके पास में, 13 वर्ग को याद रखनी, बैंगन आलू गाजर इनकेला, ये होता है ना, ठीक है। गाजर आलू केला। 14 वर्ग का छोड़ो, 15 वर्ग का बताओ क्या होता है? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाओ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाओ। तो 14 वर्ग बताओ। बोरोन इसके बीच में कौन आएगा बताओ? कहित से होगी बोरोन इसके बीच में कौन आएगा? कैसे इसके ऊपर? अरे बोरोन निकाल दे, क्या है कैसी हुई चीज? दाता से गेले सब ऐसा कुछ याद रखते हैं इसको, ठीक है। तो अपने का मतलब किसे दाता शुद्धि, तो दाता 13वीं तो होगी नहीं, कौन सी होगी 15वीं, ठीक है। 15वीं वाले वर्ग में से कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ पे एल्यूमिनियम भी इसका हो गया, उसके बाद ऑर्सेनिक इसका है, तो ये मिल गया आंसर। बहुत दोनों तो ये नहीं कुछ, ठीक है। तो इसमें ब आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा ब यानी एस को क्या बोलते हैं? एस किसका सिंबल है? ऑर्सेनिक का है ना, ध्यान रखना। आगे देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 1 से 10 दे रखे हैं। समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कारक बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों की क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। क्योंकि दिशा में, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या पता था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टो बराबर p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, और आपको पता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से जो नया प्रोडक्ट बनेगा ना, वो हमेशा इन दोनों क्या होता है? लंबवत होता है। अगर मान लो ये x i k पे, ये y j k पे, तो वो वाला क्या बनेगा? z k k बनेगा। बात समझ आ रही है? अगर इनका सीक्वेंस चेंज करें, एक की जगह p p की जगह एक लिख दिया तो माइनस बन जाता है। बात समझ आ रही है? तो लंबवत हो जाएगी, ठीक है। आगे देखें, ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता मान घटता है कि बढ़ता है? बढ़ेगा। प्रतिरोधकता बढ़ेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है, ठीक है। और ज्यादा ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टकराएंगे। जैसे तुम यहाँ आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ताप लगा दे तो मुझको यहाँ से निकलोगे, यानी जल्दी जल्दी निकलोगे, एक दूसरे से टक्कर करोगे, हाँ या ना, तो अवरोध बढ़ेगा। अवरोध का मतलब प्रतिरोध हो गया। इसमें बोल रहा है बेटा, धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए प्रतिरोध को धारामापी कुंडली के, यहाँ पे जो आंसर बनता है ना उल्टा लिखा करो। वोल्टमीटर को नॉर्मली कैसे जोड़ते हैं अपन? परिपथ के साथ श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। किसमें जोड़ते हैं? वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ते हैं। तो धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध जो है ना श्रेणी में जोड़ा जाएगा। किसमें जोड़ा जाएगा? जिसका फाइनल आंसर बनेगा श्रेणी क्रम। आगे बोल रहे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, अनुचुंबकीय कौन सा होता है? पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होगा ना, धनात्मक होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। तो धनात्मक एवं अल्प लिखेंगे इसका आंसर। क्या लिखेंगे? धनात्मक एवं अल्प, ऐसे लिखा जाएगा इसका। 40 में से 40। अगला देखो, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति कितनी होती है बताओ? माध्य शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला P IRMS। अरे V RMS IRMS का आप होता है ना, भूल गए? भूले रहते हो तुम, पता नहीं यानी। अरे इधर सुनो, P बनता था IRMS VRMS, ऐसे लिखते थे ना, क्योंकि P का फॉर्मूला क्या होता है? VI होता है, VRMS होता है ना, तो VI RMS की जगह यहाँ पे लिखते हैं VIRMS IRMS इस टाइप से। और VRMS IRMS क्या होते हैं? क्या होता है RMS? ये इसको लिखते हैं V0/2, हाँ है ना, V0/√2, और इसको लिखते हैं I0/√2, हाँ है ना। तो पहले का कुल का कितना होता है? 1/2 थी। क्या होती है बेटा? √2 को √2 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल का 1/2 आ जाएगा ना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का क्या होता है? कोई सी भी ले लो भाई, फोकस जरूरी थोड़ी गोले दर्पण लो, गोले लेंस भी ले सकते हो,
ठीक है, हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होती है फोकस दूरी। क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी के साथ में पूछ रहा है, तो फोकस दूरी दे देंगे, अगर वक्रता त्रिज्या पूछेंगे 2 गुना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसके संपर्क में पूछ, किसके सापेक्ष पूछ रहा है? किसके सापेक्ष पूछ रहा है बेटा? फोकस दूरी के। तो फोकस दूरी का गुना करते हैं तब आपके पास में ये मिलता है r, यानी वक्रता त्रिज्या। और आपसे अगर r देके f पूछा तो क्या करते हैं? r/2 कर देते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं, 2 पाई कलांतर के तुल्य पदांतर क्या होगा? 2 पाई कलांतर के पता कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 10वें का है। 10वें में फ्रिंज वगैरह पढ़े ना, पर ध्यान से पढ़ना, ठीक है? इसका आंसर चेक करके आना, ठीक है ना? ठीक है। फिर बताया जाएगा उसमें। फिर मेरे क्या होती है आपके विकिरण की आवर निर्भर करती है। तिरुता बड़े मैंने बोला था, हां तिरुता ये बोला था मैं, डायरेक्ट पूछेगा तुमसे अवस्था दे एक नंबर में। इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गति जो आपतित विकिरण की किस पे? तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है ना? तीव्रता लिख देना इसमें। अगला देखो, कौन सा अवकाश है? नवा। नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है बेटा? नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है ना? स्थिर रहती है, स्थिर होती है, चेंज नहीं होती। चेंज कब होती है? जब निम्न से उच्च में जाता है तो क्या होता है? निम्न से उच्च में जाता है तो क्या होता है बेटा? ऊर्जा को अवशोषित करता है, और उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा को विकिरित करता है, ठीक है ना? तो पैटर्न जो प्राप्त होते हैं ऊर्जा के बंडल, पैकेट्स, फोटोन बोलते हैं। और फोटोन के जो अपने पास में पैटर्न बनते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या? स्पेक्ट्रम। आइंस्टाइन का प्रकाश का समीकरण लिख दो। आज हम करते थे तब वहां पे संबंध निकालना सिखाता मैंने कि ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश वेग से संबंधित है, तो सूत्र व्युत्पन्न करो। तो E बराबर mc² आता था, फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन का, है ना? आगे देखें, हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम ऊर्जा अवस्था में कुल अवस्था है और ऊर्जा -13.6 अपन जानते होती है। निम्नतम अवस्था मतलब ये मूल ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है, यानी n बराबर 1 की। किसकी बात कर रहा है बेटा? n बराबर 1 की बात कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में। ये 5वां इसका अब अतिलघुत्तरात्मक है ना? n यहां पर कक्षा है ना? हां, n कक्षा की संख्या। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी? गति ऊर्जा का सूत्र बताओ। ये बड़ा नाम किसका है? अरे यहाँ पे इसके लिए, यहाँ के लिए क्या 12.27 बट्टा 2 फॉर्मूला था एक बहुत बड़ा सा। क्या था? क्या था बताओ? 4 पाई स्क्वायर ऊर्जा के लिए था ना? हैं? भूल गए? ये कौन सा आ गया? 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 था में क्या था? अपन में n स्क्वायर आता है क्या? हां सर 10वें में क्या था? n स्क्वायर आता ना 10वें में। 12वें में 12वें और ऊर्जा निकाली थी ना वहां पे। तो -13. ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। h स्क्वायर भी आता है नीचे h स्क्वायर भी आता है क्या? तो इन सबको अंदर रख दो तो 13.6 बनता है फर्स्ट कक्षा में। उसके बाद में आपको करना है z स्क्वायर यानी हाइड्रोजन की बात करें, इस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक आएगा स्क्वायर करने पे n स्क्वायर कौन सी कक्षा में बोल रहा था? हां, कुल ऊर्जा का आधा बनती थी, पता है तुम्हें? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कुल ऊर्जा आती थी, हां है ना? तो पोटेंशियल ऊर्जा ज्यादा रहती थी और गति ऊर्जा कम रहती थी। पोटेंशियल ऊर्जा माइनस में आती थी, नहीं समझे? बताऊं कैसे? कि अपने पास में जो पोटेंशियल यानी विभव ऊर्जा आती थी वो तो आती थी कैसे? kz स्क्वायर से, ऐसे। अपने पास में स्थिर ऊर्जा क्या बनती है? स्थिर ऊर्जा का सूत्र देते हो तुम k, पहले वाले नाभिक का आवेश मानते z माइनस, ठीक है? उसके बाद में माइनस e लिखते थे, याद आ रहा? और नीचे r आ जाएगा, क्या जाएगा? r आ जाएगा। बात समझ रही? और गति ऊर्जा का सूत्र अपन लिखते थे 1/2 mv² से, ठीक है? 1/2 mv² बाद में करते थे, पहले लगाते थे बोर का प्रथम अभिक्रिय। तो अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा बैलेंस होता है? यहाँ पे लगने वाले कूलम्ब बल kz² बटे r² के, हां या ना? तो ये r को r से काट दो, ठीक है? हां या ना? अगर मैं इधर 1/2 से गुणा कर दूं, इधर 1/2 तो इधर भी 1/2 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर करते ही क्या बन जाएगी? गति ऊर्जा। क्या बन गई? गति ऊर्जा। तो इस समीकरण को कर दो तो 1/2 kz² बटे में r ही बचेगा ओनली, ये तो कट गया। तो ये वाला देखो, ये वाली ऊर्जा और ये वाली ऊर्जा लगभग बराबर आ रही है, मतलब ये पूरी है माइनस में हो रही है, आधी है। तो ये गति ऊर्जा इसका आधा होती है ना? तो कुल ऊर्जा अपने पास क्या बनती थी मतलब दोनों को ऐड करने पे, है ना? माइनस ये प्लस ये माइनस की पूरी है, माइनस की ये प्लस की आधी, तो माइनस की आधी बनती थी। माइनस की आधी क्या बनेगी? kz माइनस में ना अपॉन में क्या बन जाएगा? r बनेगा कि 2r बनेगा, 2r बनेगा, क्या बनेगा? और फिर r की वैल्यू रखते थे। r की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है? क्या होती है? n स्क्वायर h² 4 पाई स्क्वायर m k z²। r की वैल्यू बोर कक्षा की त्रिज्या होती है ना, n स्क्वायर h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z²। ये मान आपको याद रखने हैं। बात समझ आ रही है? कौन से निकालने आपको गति ऊर्जा? इसमें मान रख दो बस 8, ठीक है? इसमें मान रख दो या सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 नंबर का है नहीं चैप्टर तूने पढ़ी थी? चैप्टर 3-4 नंबर का है, ये क्वेश्चन आते नंबर का। मेहनत बहुत करवाई, मैं बोल रहा हूं तुमसे, है ना? और करनी है। 3 नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? एक तो विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम, ठीक है? ये तीनों चारों समीकरण एक साथ आई थी कौन से? 8वें चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंगों में 4 समीकरण लिखी थी ना,
तो ये ध्यान रखना आपको, तीनों चार नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम, किसमें? विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम क्या कहता है कि बंद समाकलन कर दो विद्युत क्षेत्र का, पृष्ठीय कौन सा? ई वेक्टर प्रोटीन या फिर cos थीटा लगा दो, किसके इक्वल होता है? कुल आवेश के 1/ε0 के। ठीक है, इसके बाद में आपके एम्पीयर नियम आता है बेटा चुंबकत्व में, क्या आता है? चौथे चैप्टर में आता था गतिमान आवेश और चुंबकत्व। वहां पे बोलता था कि चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा रेखीय समाकलन, कौन सा समाकलन था? रेखीय समाकलन। यहां मीडियन cos थीटा किसके बराबर होता है? कुल धारा का I गुना होता है, कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये इसमें और इसमें इतना फर्क है, यहाँ B करना है, यहाँ DA के लिए DL करना है। ये पृष्ठीय समाकलन कहलाता है, इसको लिखते हैं, इसको लीनियर इंटीग्रल बोलते हैं, नहीं रेखीय समाकलन। यहाँ q बटे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट बटे में आता है, यहाँ गुणा में आता है म्यू नॉट, ये पता है तुम्हें? हाँ यार, यहाँ क्या आता है? धारा आवेश आता है, यहाँ पे क्या बन जाएगी? धारा बन जाएगी, क्योंकि स्थिर आवेश के बारे में बात करता है गतिमान आवेश के। तो आवेश जैसे गति करेगा तो क्या बन जाएगी? धारा। पढ़ा है ना पढ़ने ये चीज, ठीक है। अगला क्या बन जाएगा आपके पास में? अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है मेन आंसर यहाँ से आ रहा है कि फिर चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। तो अब आपके पास में चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है, बंद समाकलन, गाउस का नियम बंद समाकलन करना है इसका। तो dl के लिए क्या यूज करोगे बेटा? ds, ये बराबर 0, ds cos थीटा, और ये पूरा बनता है 0। क्यों बनता है? 0 क्योंकि आने वाली फ्लक्स जाने वाली फ्लक्स के बराबर होती है। तो ये पूरा जो है ना bda का फॉर्मूला बन रहा है, तो फ्लक्स 0 होगी तो इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के। और ये भी बताता है कि चुंबक का एकल ध्रुव विद्यमान नहीं होता। चुंबक हमेशा चुंबक हमेशा कैसे रहेगी? द्विध्रुव में।